हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दिस इज़ प्रफुल्ल चोपड़े फ्रॉम मुंबई। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि महिंद्रा TVS 300 में फ्लाईव्हील, प्रेशर क्लच प्लेट और क्लच डिस्क का जो चेंजिंग प्रोसीजर होता है वर्कशॉप में वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। और ये वीडियो मैंने ख़ास तौर से महिंद्रा TVS 300 ओनर्स के लिए बनाया है। वेल, द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ 6 महीने से TVS 300 में मेरी पिकअप की समस्या आ रही थी। मुझे एक्सीलेटर पेडल पूरी तरीके से प्रेस करना पड़ता था 10-15 सेकंड के लिए, तब जाके थोड़ा बहुत स्पीड मिल रहा था। सबसे पहले मेरी कार में पिकअप की समस्या आई थी जनवरी में, जब हम भंडारदरा इगतपुर के ट्रिप पे जा रहे थे। तो वहाँ अचानक मेरी कार में फर्स्ट टाइम बर्निंग स्मेल आ गया था। गियर स्टिक काफ़ी जाम था, एक्सीलेटर पेडल काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो रहा था और एज़ यूजुअल पिकअप नहीं मिल रहा था। और मेरा नॉलेज काफ़ी लेमन जैसा था, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है कार के साथ। बस सेकंड लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में, सभी सर्विस सेंटर्स बंद थे और कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। फिर मैंने गूगल और यूट्यूब का भी सहारा लिया। मैंने वहाँ सर्च करने की कोशिश की कि TVS 300 नॉट टेकिंग पिकअप आफ्टर प्रेसिंग एक्सीलेटर पेडल। तो ऐसा टैगलाइन सर्च करने यूज़ करने के बाद भी मुझे यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। उससे मुझे टेंशन मेरा और बढ़ रहा था कि न जाने मेरी टीवी में ऐसा क्या हो गया है कि जिसका सॉल्यूशन गूगल और यूट्यूब पे भी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। कहीं मेरा इंजन परमानेंट डैमेज तो नहीं हो गया। होपफुली जून एंड में लॉकडाउन धीरे धीरे रिलीज़ हुआ। 2-3 सर्विस इंजीनियर्स मेरे घर पे आए, सभी ने इंस्पेक्ट किया और सभी ने यूनानिमसली बताया कि आपका क्लच प्रेशर प्लेट और क्लच डिस्क चेंज होगा और हो सकता है कि फ्लाईव्हील भी चेंज करनी पड़े और आपका करीबन 30 से 35 हज़ार का खर्चा आएगा। तब जाके मुझे पता चला कि अगर पिकअप की समस्या आती है तो जनरली फ्लाईव्हील, प्रेशर क्लच प्लेट और क्लच डिस्क जवाबदार रहता है। लेकिन तब भी मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके से काम करते हैं। तो ये 2 दिन तक वर्कशॉप में ये चेंजिंग प्रोसीजर चलता रहा। मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद मेरी टीवी ओके हो गई, बैक टू नॉर्मल। लेकिन फिर भी मैंने जब वो चेंजिंग प्रोसीजर में ऑब्जर्व करा था वर्कशॉप में, तो मुझे काफ़ी डाउट्स आ रहे थे। फिर मैंने जाके काफ़ी वेबसाइट्स पे और ब्लॉग्स पे जाके मेरी क्वेरीज सॉल्व की और फाइनली आज 4-4.5 महीने के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही कॉम्पैक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार में फ्लाईव्हील, प्रेशर क्लच प्लेट, क्लच डिस्क, थ्रोवे बेरिंग, मास्टर क्लेव सिलेंडर, ये पांचों मिलकर किस तरीके से एक मैनुअल ट्रांसमिशन कार को एक सक्सेस बनाते हैं, ये बताने की कोशिश की है। और जो मैंने 4.5 महीने का टाइम एफर्ट इसमें दिए हैं, होप करता हूँ कि आपके लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स और शेयर्स में आप रिफ्लेक्ट करें।
सो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से 5 एसेंशियल एलिमेंट्स को वर्कशॉप में चेंज किया गया। अब इसकी हम सिम्टम्स की बात करेंगे जो हमने फेस किए थे, बर्निंग स्मेल, लो पिकअप, सॉफ्ट प्लेडल और गैस्ट्रिक हार्ड। तो जो बर्निंग स्मेल हमको फर्स्ट टाइम आया था सबसे पहले, तो वो इसकी वजह से था कि एक क्लच फ्रिक्शन डिस्क देखिए ये पूरी तरह से जल गया है, फ्रिक्शन डिस्क एज वेल एज मेटेलिक पार्ट भी जला हुआ है, तो इसकी वजह से बर्निंग स्मेल आ रहा था। अब सेकंड है लो पिकअप। तो लो पिकअप में 3 फैक्टर्स है, आपके फ्लाईव्हील, क्लच फ्रिक्शन डिस्क भी आता है और प्रेशर क्लच प्लेट भी आता है। कार इंजन में जब लो पिकअप की समस्या रहती है तो उसमें फ्रिक्शन का कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है ये आपको इस एग्जांपल से दिखेगा। मेरी लेफ़्ट हैंड में 2 पेपर्स है और राइट हैंड में सैंड पेपर, एमरी पेपर्स है। अब जब मैं इन दोनों को रब करता हूँ आपस में तो देखिए स्मूथ पेपर कितना इजीली स्लिप कर जाता है, लेकिन जो सैंड पेपर रहता है फ्रिक्शन वाला वो आपस में एक दूसरे को ग्रिप कर लेते हैं और बिल्कुल मूव नहीं होते। सेम प्रिंसिपल फ्रिक्शन का अडॉप्ट किया जाता है फ्लाईव्हील में और प्रेशर क्लच डिस्क में। अभी ये डिफेक्टिव फ्लाईव्हील को देखिए, इसके आउटर रिम पे जो मूवमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि इसका स्प्रिंग का जो डैम्पिंग एक्शन है ड्यूअल फ्लाईव्हील का वो कम हो गया है, और प्लस ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है फ्रिक्शन का ये भी काफ़ी स्मूथ हो गया है और फ्रिक्शन कम हो गया है यहाँ। और वही नया फ्लाईव्हील है उसका मूवमेंट देखिए रिम पे बहुत कम है, क्योंकि इसका स्प्रिंग का डैम्पिंग एक्शन बहुत अच्छा है। और वही डिफेक्टिव का दोबारा देखिए आप, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। और वहीं एक बगल में XV500 का ओके फ्लाईव्हील देखिए दोबारा, उसका भी मूवमेंट काफ़ी कम है। डिफेक्टिव फ्लाईव्हील का फ्रिक्शन वाला सरफेस एरिया देखिए कि जहाँ जहाँ फ्रिक्शन कम हो गया है वहाँ काफ़ी पॉलिशिंग और शाइनिंग हो रहा है। और जो नया फ्लाईव्हील है उसका फ्रिक्शन एरिया देखिए काफ़ी रिजिड और फ्रिक्शन वाला फुल टू फ्रिक्शन एरिया है उसमें। सो फ्लाईव्हील क्या है? फ्लाईव्हील एक रोटेटिंग हैवी मेटेलिक डिस्क रहता है जो इंजन, क्रैंकशाफ्ट और गियरबॉक्स के बीच में लगाया जाता है, और उसका वेट करीबन 15 से 18 केजी का वेट रहता है। अब फ्लाईव्हील के 3 सबसे मेन फंक्शंस क्या है? सबसे कॉमन फंक्शन जो पूरी दुनिया जानती है आसानी से कि फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन उसके 2 और खूबियाँ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस है कि जिसके बगैर कार स्टार्ट नहीं हो सकती है और मैनुअल ट्रांसमिशन कार आप चला नहीं सकते हो। फ्लाईव्हील के 2 इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जो आपको बताऊंगा, इसके बारे में जनरली आप कहीं पढ़ेंगे नहीं और ना ही कोई आपको बताएगा ये। तो पहला फंक्शन ये है कि जब इंजन ऑफ रहता है और जब हम चाबी इग्निशन की ऑन करते हैं तो फ्लाईव्हील इंजन को ऑन करने में मदद करता है 0 स्पीड से। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन फ्लाईव्हील का ये है कि उसका एक खुद का फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट एरिया रहता है, जिससे क्लच फ्रिक्शन डिस्क हमेशा प्रेशराइज वे में जुड़ा रहता है, और फ्लाईव्हील अपना टॉर्क और स्पीड गियरबॉक्स को हमेशा उस फ्रिक्शन एरिया से ही दे पाता है। सो अभी देखेंगे कि फ्लाईव्हील एग्जैक्टली किस तरीके से इंजन को स्पीड 0 से ऑन करता है। वर्किंग समझाने से पहले मैं आपको 4 स्ट्रोक इंजन के जो 4 स्ट्रोक्स रहते हैं उसके बारे में ब्रीफ में बताना चाहूँगा। पहला स्टेज सक्शन, सेकंड कंप्रेशन, थर्ड इग्निशन या पावर स्टेज, और फोर्थ है एग्जॉस्ट स्टेज। ये 4 स्ट्रोक इंजन का टॉर्क वर्सेस रोटेशनल डायग्राम देखेंगे तो जो ब्लू एरियाज़ है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेज, इसमें आपका इंजन का जो पिस्टन होता है वो खुद मूव नहीं होता है, लेकिन उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स से मूव किया जाता है। और केवल ग्रीन स्टेज है थर्ड स्टेज, जिसमें इंजन अपना खुद का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, पिस्टन को मूव करता है। सो ये एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाता है? तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाता है आपका डीसी स्टार्टर मोटर फ्लाईव्हील के साथ। जब हम इग्निशन की ऑन करते हैं, इंजन स्पीड 0 रहता है, तो आपका स्टार्टर मोटर कनेक्ट हो जाता है फ्लाईव्हील से इस तरीके से। ये देखिए कैसे जो नया फ्लाईव्हील है उसके रिम सर्कम्फ्रेंस पे गेयर टीथ है। स्टार्टर मोटर का पिनियन इसी गेयर टीथ से कनेक्ट हो जाता है, और जब हम इग्निशन की ऑन करते हैं तो स्टार्टर मोटर इस फ्लाईव्हील को एक 360 डिग्री रोटेशन घुमाता है, और इस सिंगल रोटेशन में ये कोशिश की जाती है कि इंजन का जो सिलेंडर पिस्टन है वो अपना पहला सक्शन और पहला कंप्रेशन स्टेज कंप्लीट करे। उसके बाद थर्ड स्टेज में जब इंजन इग्निशन होता है तब इंजन अपना खुद का पावर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद इंजन और फ्लाईव्हील हमेशा एक साथ चलते हैं और टॉर्क और स्पीड ट्रांसफ़र करते रहते हैं। लेकिन जब इंजन स्पीड 0 रहता है तो आपका डीसी स्टार्टर मोटर का पिनियन और फ्लाईव्हील के गेयर टीथ से ही आपकी इंजन स्टार्ट होती है 0 स्पीड से। सो इस तरीके से फ्लाईव्हील का चैप्टर पूरा हुआ। अभी लो पिकअप में नेक्स्ट समस्या है आपकी क्लच फ्रिक्शन डिस्क, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रिक्शन वेयर एंड टेयर की वजह से देखिए नए और पुराने क्लच फ्रिक्शन डिस्क में कितना डिफरेंस आ जाता है। ये नया क्लच फ्रिक्शन डिस्क है
और इसका जो सेंटर हब रहता है, यहाँ से आपके गियरबॉक्स को आउटपुट मिलता है। और पुराना क्लच फ्रिक्शन डिस्क देखिए जो हमने चेंज कर दिया, पूरा उसका दोनों साइड से फ्रिक्शन का मटेरियल वेयर एंड टेयर हो गया है कि उसकी थिकनेस भी बहुत पतली हो गई है, और उसके वजह से जो रिवेट्स रहते हैं जो इन फ्रिक्शन मटेरियल को दोनों साइड से पकड़ के रखता है वो बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने की वजह से आपका जो फ्लाईव्हील का सरफेस फ्रिक्शन एरिया है उसको डैमेज करते हैं और फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्लच फ्रिक्शन डिस्क एक हैवी मेटेलिक प्लेट रहता है जिसके सर्कम्फ्रेंस पे दोनों साइड से हैवी फ्रिक्शन मटेरियल एस्बेस्टोस सिरेमिक माइका लगा रहता है, और इसके सेंटर में एक स्पाइन हब रहता है, वहाँ से आपके गियरबॉक्स का शाफ्ट आता है और कनेक्ट हो जाता है। फ्लाईव्हील और क्लच फ्रिक्शन डिस्क इन दोनों का फ्रिक्शन एरिया आपस में कांटेक्ट में रहता है, लेकिन तब भी मोशन नहीं मिलता फ्रिक्शन डिस्क को। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन डिस्क पे प्रेशर आता है एक्सटर्नल, तब जाके फिर जो फ्लाईव्हील का टॉर्क होता है वो क्लच फ्रिक्शन डिस्क सरफेस से लेके अपना जो शाफ्ट होता है उसके थ्रू सेंटराइज वे में गियरबॉक्स को आउटपुट देता है। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि फ्रिक्शन शुड बी मिनिमम। केवल व्हील्स ऐसी जगह है जहाँ फ्रिक्शन शुड बी मैक्सिमम, बिकॉज वो रोड को ग्रिप करती है। लेकिन जैसे ही हम व्हील को छोड़कर इंजन की तरफ आगे ऊपर बढ़ते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि फ्रिक्शन शुड बी मिनिमम। हम ग्रीस डालते हैं, लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ऑयलिंग डालते हैं इंजन में, केवल एक ही मकसद रहता है कि द फ्रिक्शन शुड बी मिनिमम। लेकिन फाइनली जब इंजन स्टार्ट होता है, फ्लाईव्हील चलता है, गियरबॉक्स को जब टॉर्क ट्रांसफर देना पड़ता है, तब इन दोनों के बीच में हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट ने फाइनली इसी हैवी फ्रिक्शन का सहारा लेके मैनुअल ट्रांसमिशन कार को एक सक्सेस बनाया है। इन फ्रिक्शन के भरोसे ही हम आज मैनुअल ट्रांसमिशन कार चला पाते हैं। फ्लाईव्हील का एक फ्रिक्शन सर्फेस रहता है, पर्पसली बनाया जाता है, और क्लच फ्रिक्शन डिस्क तो होता ही है फ्रिक्शन से भरा हुआ, और इन दोनों को प्रेशराइज्ड वे में कॉन्टैक्ट से ग्रिपिंग करके रखा होता है। तो इनमें जब तक ग्रिपिंग और फ्रिक्शन बहुत ही स्ट्रांग है तब तक आपका टॉर्क ट्रांसफर बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन जैसे इनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्मूथनिंग और पॉलिशिंग बढ़ जाती है, आपकी लो पिकअप की समस्या स्टार्ट हो जाती है, जैसे टीवी में रहा मेरा। अभी लो पिकअप की समस्या में तीसरा फैक्टर है आपका प्रेशर क्लच प्लेट। तो अपने फ्लाईव्हील देख लिया, क्लच डिस्क देख लिया, और ये है फाइनली प्रेशर क्लच प्लेट जो उन दोनों पे बैठता है। और ये कैसा रहता है, तो इसमें सबसे मेन प्रेशर प्लेट रहती है और स्प्रिंग डायफ्राम रहता है। और प्रेशर प्लेट का यही काम रहता है कि जब क्लच फ्रिक्शन डिस्क रहती है फ्रिक्शन वाली, उसको सैंडविच वे में, प्रेशराइज वे में हमेशा दबा के रखे, और ये स्प्रिंग डायफ्राम से कंट्रोल होता है। और हमेशा आप प्रेशर क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील एक साथ घूमते रहते हैं, और स्प्रिंग डायफ्राम को ऐसे दबाया जाता है। तो आप देखिए ये कि नया प्रेशर क्लच प्लेट कैसा रहता है, और बॉटम साइड में आपको ये पूरा ब्रांड न्यू प्रेशर प्लेट दिख रहा है, और पुराना प्रेशर क्लच प्लेट देखिए। एक एनिमेशन व्यू में आप देखते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसे बना रहता है। तो सबसे पहले स्प्रिंग डायफ्राम आ गया, फिर रिंग और 3 लीफ स्प्रिंग्स आ गई, और प्रेशर प्लेट। तो जो लीफ स्प्रिंग रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लीफ स्प्रिंग क्या करती है कि आपके स्प्रिंग डायफ्राम का प्रेशर वो आपका जो प्रेशर प्लेट है वहाँ तक इक्वली पहुँचाती है। और जैसे थ्रोवे बेरिंग स्प्रिंग डायफ्राम को सेंटर में पुश करता है, आपका जो लीफ स्प्रिंग है ये उसकी तरफ अपोजिट में प्रेस हो जाता है। और ऐसा करने से देखिए इस तरीके से थ्रोवे बेरिंग और प्रेशर प्लेट दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ जाती है जब प्रेशर लगता है, और ऐसा करने से 1 mm का गैप आ जाता है। तो जैसे ही आप दबाते हैं तो प्रेशर क्लच प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाता है, और ऊपर की तरफ उठ जाने की वजह से क्लच फ्रिक्शन डिस्क पे प्रेशर रहता नहीं है। और जब ऐसा होता है तब फ्लाईव्हील का टॉर्क और स्पीड इस क्लच फ्रिक्शन डिस्क को मिलता नहीं है, और उसके बाद ही गियर बॉक्स को स्पीड 0 मिलता है, और तभी हम गियर चेंज कर पाते हैं। तो अभी आपने फ्लाईव्हील, क्लच फ्रिक्शन डिस्क और प्रेशर क्लच प्लेट तीनों देख लिए। अभी इन तीनों का आपस में एनिमेटेड व्यू देखिए। तो सबसे पहले फ्लाईव्हील आ गया, फिर क्लच फ्रिक्शन डिस्क आ गई, लेकिन अभी भी फ्रिक्शन डिस्क घूमती नहीं है क्योंकि इस पर प्रेशर नहीं है। फाइनली जब प्रेशर क्लच प्लेट इस पर माउंट होता है तब जाके इस पर प्रेशर आता है, और तब ये घूमना स्टार्ट करती है और गियर बॉक्स को आउटपुट देती है। जब हम क्लच दबाते हैं पैडल, तब एक थ्रोवे बेरिंग रहता है। वो थ्रोवे बेरिंग आगे जाके ऐसा पुश करता है इसको, स्प्रिंग डायफ्राम को, और जैसे स्प्रिंग डायफ्राम पुश होती है तो प्रेशर क्लच प्लेट देखिए सर्कमफरेंस पे उस पर गैप आ जाता है, और वो गैप आने पे ही क्लच फ्रिक्शन डिस्क लूज़ हो जाता है, और तब जाके फ्लाईव्हील अपना टॉर्क और स्पीड फ्रिक्शन डिस्क को दे नहीं पाता है। अब देखिए क्लच पेडल दबाते हैं तो आपका थ्रोवे बेरिंग स्प्रिंग डायफ्राम को प्रेस कर रहा है देखिए, और जैसे प्रेस करता है गियर बॉक्स का आउटपुट 0 हो जाता है। और जैसे आप क्लच पेडल रिलीज़ करते हैं
थ्रोवे बेरिंग पीछे आता है और वापस आपकी क्लच फ्रिक्शन डिस्क कनेक्ट हो जाती है फ्लाईव्हील से और आपको गियर बॉक्स को स्पीड मिलता है। ये देखिए ये एक प्रैक्टिकल व्यू कि किस तरीके से थ्रोवे बेरिंग पुश करती है स्प्रिंग डायफ्राम को और कैसा क्लच फ्रिक्शन डिस्क में 1 mm का गैप आ जाता है। ये देखिए इस तरीके से थ्रोवे बेरिंग हमेशा इस तरीके से पुश करती रहती है जब आप क्लच पेडल दबाते हैं तो। और प्रैक्टिकली देखिए ये थ्रोवे बेरिंग है, ये कैसे दिखती है। ये आपका गियर बॉक्स का बेल हब है और ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे आपका जो थ्रोवे बेरिंग है वो स्लाइड करता है। जैसे आप क्लच पेडल दबाते हैं तो आगे पीछे स्लाइड करता है वो। और ये देखिए थ्रोवे बेरिंग, ये चीज़ है जो एक्चुअली स्प्रिंग डायफ्राम को टच करती है और इसीलिए रोटेशन में बेरिंग होती है। ये देखिए इस तरीके से एक्चुअली घूमती हुई प्रेशर क्लच प्लेट को जब दबाते हैं तो थ्रोवे बेरिंग भी घूमना चालू करती हैं। और ये है क्लच स्लेव सिलेंडर जो एक्चुअली थ्रोवे बेरिंग को पुश करता है। सो इस तरीके से 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे लास्ट आता है हाइड्रोलिक मास्टर स्लेव सिलेंडर। क्लच पेडल दबाते हैं तो आपके व्हील को मिलने वाला इंजन का टॉर्क स्पीड 0 हो जाता है और ये करने वाला सिस्टम आता है आपका हाइड्रोलिक मास्टर स्लेव सिलेंडर। क्लोज ट्यूब सिस्टम रहता है जो आपके क्लच पेडल से कनेक्ट होता है और गियर बॉक्स के पीछे स्लेव सिलेंडर तक जाता है। जिस तरीके से हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड पंप करता है उसी तरीके से इस सिस्टम में जब हम क्लच पेडल दबाते हैं तो हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेस होता है और वो आगे शिफ्ट होके जाके स्लेव सिलेंडर के थ्रू थ्रोवे बेरिंग को प्रेस करता है। इस तरीके से जो मास्टर स्लेव सिलेंडर क्लच हाइड्रोलिक असेंबली रहता है उसका सिस्टम ऐसा रहता है कि आप जब क्लच पेडल दबाते हैं आपका जो मास्टर सिलेंडर रहता है उसका प्लंजर आगे जाता है और वो प्लंजर जब आगे जाता है तो उतने ही प्रपोर्शन में जो फ्लूइड रहता है उसका हाइड्रोलिक वो डिस्प्लेस हो जाता है। वो डिस्प्लेस होकर जाता है लाइनिंग पाइपिंग के थ्रू स्लेव सिलेंडर में। अब स्लेव सिलेंडर कहाँ रहता है, गियर बॉक्स होता है पीछे, उसके पास लगा रहता है। तो उतने प्रपोर्शन में वो क्या करता है, लिक्विड जाके स्लेव सिलेंडर के पास जाता है और स्लेव सिलेंडर का जो मैकेनिज्म है उसे उतना ही पुश करता है। फिर स्लेव सिलेंडर क्या करता है, उस जितना पुश होता है तो एक फॉर्क लीवर होता है जो आपके हाइड्रोलिक थ्रोवे बेरिंग को ऐसा पकड़ता है बीच में है। तो आपका थ्रोवे बेरिंग जाके फाइनली फिर यहाँ जाता है, यहाँ जाके इसको प्रेस करता है और जब थ्रोवे बेरिंग स्प्रिंग डायफ्राम को प्रेस करता है तब जाके क्लच फ्रिक्शन डिस्क फ्लाईव्हील से अलग होता है और बाद में आपके गियर बॉक्स को स्पीड 0 होता है। मास्टर स्लेव सिलेंडर का जो हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है आप उसको बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, टोटली इनकम्प्रेसिबल रहता है। इसी वजह से है कि आप थोड़ा भी क्लच पेडल मूवमेंट दबाते हैं तो ये जो स्प्रिंग डायफ्राम जो भी इतना हैवी दिख रहा है कि मेरे पैर से भी दबा नहीं सकता हूँ, वही इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ एक सिंपल हाइड्रोलिक फ्लूइड दबा देता है क्योंकि वो बिल्कुल हम कंप्रेस नहीं कर पाते। हम जितना उसको पुश करेंगे उतना उसको आगे जाना ही पड़ता है और इसीलिए उसमें बहुत ट्रेमेंडस फोर्स रहता है। लेकिन अगर इसमें एयर आ गई तो एयर कंप्रेसिबल रहता है, एयर को आप दबा सकते हो। तो ये सॉफ्ट स्पॉन्जी फीलिंग इसीलिए आती है क्योंकि एयर कंप्रेस हो रही थी इसमें, और एयर जब कंप्रेस होती है तो अपने आप वो स्पॉन्जी फीलिंग आती है। अगर ये तो जितनी मात्रा में आप क्लच पेडल दबाते हैं उतने प्रपोर्शन में आपका थ्रोवे बेरिंग स्प्रिंग डायफ्राम को दबा नहीं पाता है और आपकी क्लच फ्रिक्शन डिस्क फ्लाईव्हील से अलग नहीं हो पाती है। और जब क्लच फ्लाईव्हील डिस्क अलग नहीं होते हैं तो गियर बॉक्स को स्पीड मिलता रहता है, और जब गियर बॉक्स को स्पीड मिलता है तो आप गियर थ्रो नहीं कर सकते। और यही रीज़न था कि गियर स्टिक मेरी जाम हो गई थी और क्लच पेडल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो गया था। तो ये जो हवा निकालने का प्रोसेस होता है मास्टर स्लेव सिलेंडर ट्यूब में से, उसको हम एयर ब्लीडिंग बोलते हैं। और इसका ये प्रोसेस रहता है कि आपकी एयर पूरी निकाली जाती है और साइमल्टेनियसली ऊपर से नया फ्लूइड टॉपअप किया जाता है। और आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आपके हाइड्रोलिक ट्यूब में कहीं लीकेजेस नहीं है, कहीं पाइप क्रैक नहीं है। सो ये मेरे एनालिसिस था कि मेरी महिंद्रा टीवी 300 में जो फेलियर आए थे, 4 सिम्टम्स आए थे, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, जो एक्चुअली मैंने फैक्ट्स गैदर करके आपके सामने रखे हैं, और वो कौन से 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन कार के जिसके वजह से आपकी गाड़ी चल पाती है, वो डिस्कस हो गए हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। और गाइज़, ये फ्लाईव्हील मैंने चेंज किया था जून 2021 में, और आज 22 दिसंबर है, लगभग 6 महीने हो गए हैं। इतना एडिटिंग करना पड़ा है। सो मैंने सही में इसमें बहुत मेहनत की है, और जनरली मेहनत की है मेरे लिए नहीं, लेकिन आप सभी के लिए जिसके पास टीवी 300 होगी और जिनको ये सिम्टम्स आते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।